में टिककर रामलीला नहीं भर पाते, एनएमओपीएस वालों ने भर दिया। एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो। निजीकरण एक ऐसा विषय है जहां एनपीएस से हमारा भविष्य खराब हो रहा है, वही निजीकरण से नौजवानों का वर्तमान खराब हो रहा है। मोदी जी कह के जा रहा हूं, सुन लेना, नहीं तो अगली बार हम दिल्ली दबाएंगे। हम तो आएंगे, आप नहीं आ पाएंगे। ट्रेड यूनियन के इतिहास में भारत ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन रामलीला मैदान था। अपने पैसे से, अपने किराए से, अपने भोजन से आए थे। ये कोई किराए की भीड़ नहीं थी। इस बात को सत्ता पक्ष को बहुत बारीकी से समझना चाहिए। चाहे उत्तर प्रदेश का आप पोस्टर बैलेट देखें, चाहे झारखंड का मेरा परिणाम देखें, चाहे अभी अभी हिमाचल में कर्नाटका में कर्मचारी बन गया, परिणाम आ गया। जो इस समय वर्तमान सरकार है, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, निश्चित रूप से कर्मचारी विरोधी, शिक्षक विरोधी। किसान, मजदूर, शिक्षक, कर्मचारी ये तय कर देगा 24 का लोकसभा चुनाव। आज की डेट में अगर कोई आंदोलन चल रहा है पूरे देशव्यापी, तो सिर्फ पेंशन आंदोलन, और कोई आंदोलन नहीं चल रहा है। वो शायद सरकार की तानाशाही से, सरकार की गलत नीतियों से, जैसे भी हो, लेकिन पेंशन आंदोलन कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहा है। पूरे देश में 1 करोड़ है। कितने हैं? हमारे घर में 5 करोड़, और हम प्राइमरी के मास्टर हैं। 5 को अपने पक्ष में समझा ले जाएंगे। हमारी लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका ले रही है, न्यायपालिका भी ले रही है, सिर्फ कार्यपालिका, उसी को क्यों बाहर किया गया? देश का राजनेता एसी में बैठ करके 4 पेंशन लेता है, और बॉर्डर पर लड़ने वाले को 1 पेंशन नहीं मिलता। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ओपीएस आएगी तो धर्म और चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि जब जेब में पैसे होंगे तब हम फूल लेंगे, अगरबत्ती लेंगे, प्रसाद लेंगे और चढ़ाएंगे। हम तो कहते हैं अगर धर्म चलाना तो ओपीएस पहले लागू करें। मैं तो निजीकरण के लिए से कहता हूँ, इसको जात धर्म के बजाय अगले चश्मे से देखें। निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का ये षड्यंत्र है निजीकरण, इस बात को समझना पड़ेगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। रामलीला मैदान में कर्मचारियों का जो हुजूम आप देख रहे हैं, इस हुजूम के पीछे एक शख्स है जो वैसे तो शख्सियत बन चुका है, लेकिन बेहद सामान्य ढंग से सरकार और विपक्ष को नसीहत दे रहा है कि कर्मचारियों के मुद्दे पर आ जाओ, वरना तुम्हारी पोल खोल दी जाएगी। विजय बंधु जी मेरे साथ में हैं, एनएमओपीएस के और अटेवा के अध्यक्ष हैं। आपने पूरे दिल्ली को हिला करके रख दिया, दिल्ली क्या पूरे देश को हिला दिया। कैसे इतनी बड़ी ताकत जुटाई आपने? देखिए, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तमाम सारे जनवादी मुद्दे आप उठाते रहते हैं और अच्छा लगता है कि चीज़ें पत्रकारिता धर्म निभाया जाए। दूसरा जो आपने सवाल किया कि कैसे हो गया, ये एक दिन में नहीं हो गया। इसके पीछे पिछले 10 साल का 2013 से इस आंदोलन को हमने शुरू किया उत्तर प्रदेश से। उसके बाद फिर हमने देश स्तर पर एक फेडरेशन बनाया एनएमओपीएस के नाम पर, साथियों के साथ मिल करके। और जो अभी 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ, वो एनएमओपीएस के बैनर तले हुआ। और पूरे देश से आश्चर्यजनक बात है कि कोई भी प्रदेश का कोना या देश का कोना नहीं था जहाँ से लोग ना आए हों। सारे लोग आए एक सवाल लेकर के कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए, और पुरानी पेंशन के साथ हमारा निजीकरण जो हो रहा है संस्थाओं का, विभागों का, पदों का, उसकी समाप्ति। ये 2 विषय हमारे थे, उसको लेके आए। और इसके पीछे हम पिछले 4 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक किया, उसमें घोषणा किया कि अक्टूबर दिल्ली आएंगे। और तब से हमारी तैयारी चल रही थी, लगातार चल रही थी। और मुझे खुशी है कि हमारे और संगठन के हमारे अपील पर देश के कोने कोने से लोग आए, इस उम्मीद में, इस विश्वास से। और जानकारी के लिए आप बता दें, ट्रेड यूनियन जिसको शिक्षक कर्मचारी बोला जाता है, ट्रेड यूनियन के इतिहास में भारत ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन 1 मार्च रामलीला मैदान था। कारण बता दूं, आप और जो मीडिया के साथी चला रहे हैं, भीड़ दिखा रहे हैं, वीडियो चला रहे हैं, वो रामलीला मैदान की है और वो इस पूरे प्रदर्शन का एक भाग है। 3 भाग तो बाहर था, क्योंकि 11 बजे
रामलीला का ओवरफ्लो हो गया तो गेट बंद कर दिया गया। आप कल्पना करें कोई कार्यक्रम 10 बजे से हो और 11 बजे ओवरफ्लो हो गया। उसके बाद पूरा दिल्ली जाम हुआ। उसके बाद भी बहुत सारी बसों को वो हमारे बॉर्डर पर इधर उधर घुमा दिया गया, बुलंदशहर कहीं जो जिधर मिला उधर घुमा दिया गया, क्योंकि बाद में पता चला कि हम यहाँ आ गए, हम यहाँ आ गए। तो ये अपने आप में बड़ा बिग प्रदर्शन था। और सबसे बड़ी बात है कि स्वप्रेरित था, लोग अपने से आए थे, अपने पैसे से, अपने किराए से, अपने भोजन से आए थे। ये कोई किराए की भीड़ नहीं थी। इस बात को सत्ता पक्ष को बहुत बारीकी से समझना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सवाल, आपके हिसाब से लाखों की भीड़ हुई, सबने देखा। मैंने जब से होश संभाला कर्मचारियों का इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं देखा। मगर ये इडियट बॉक्स जो कहा जाता है, बुद्धू बक्सा, इससे ये पूरी तरीके से नदारद रहा या हल्का फुल्का दिखाया गया, ऐसा क्यों? देखिए, हिंदुस्तान में जो मीडिया का इस समय रोल है उसको हर आदमी जान रहा है। और हम तो भाई मीडिया को इस बात में, क्योंकि हम लोग हमारे यूनिवर्सिटी पढ़े लिखे हैं, पॉलिटिकल साइंस के टीचर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। मीडिया का जो तरीका होता है कि न पक्ष न विपक्ष, जो सही हो उसको दिखाओ निष्पक्ष। अब जो भीड़ आई उसको दिखाना चाहिए था। प्रधानमंत्री माने न माने उनका विषय है, सरकार माने न माने उनका विषय है, लेकिन आप तो अपना काम करिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये दबाव था, जन दबाव था कि शाम तक सब लोग ढूंढने लगे और खोजने लगे विजय कुमार बंधु कौन है, इतना बड़ा प्रदर्शन कैसे, इतने बड़ी लोग कैसे आए रास्ते पर। और हम तो कहते हैं ठीक है, सुबह का बोला शाम को आ जाए तभी ठीक है। नहीं, मैं देखता हूं कि पाखंडियों की 10-10 हजार की भीड़ को लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बताने वाले कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मुद्दा तो देश का मुद्दा है, इसको कैसे डिबेट से गायब कर सकते हैं? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं कि इस मीडिया को भी चलाता वही शिक्षक कर्मचारी है। हाँ, पेपर किन घरों में आता है? सरकारी कर्मचारी मिडिल क्लास कौन हो? सरकारी कर्मचारी। अगर चैनल चल रहे हैं, पेपर चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वही सरकारी कर्मचारी चलाता है, क्योंकि जो नीचे है वो पेपर लेता नहीं, जो ऊपर है उसको जरूरत नहीं है। तो पैसा भी वही देता है, पढ़ता भी वही, समय भी देता है, और उसके मुद्दे से अगर बाहर किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम तो फिर भी निवेदन कहेंगे विनम्रतापूर्वक कि जो मुद्दा है उस पर बात होनी चाहिए। और पुरानी पेंशन एक बड़ा मुद्दा है, जिनमिन मुद्दा है, और लाखों लोग नहीं बल्कि करोड़ों लोग, 1 करोड़ लोग एनपीएस के अंतर्गत है, 5 लोग परिवार, 5 करोड़ लोगों का सीधा मैटर है। कैसे आप इग्नोर करेंगे? कैसे आप सोच सकते हैं कि नहीं, इससे हम बाहर जा सकते हैं? एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसकी बहुत तेजी से चर्चा है कि किसी एक खास पेपर के व्यक्ति ने किसी कर्मचारी को फोन किया कि पेपर क्यों बंद करवा रहे हो। इतना गुस्सा है क्या लोगों का कि कर्मचारी इस बात पर अड़ गए हैं कि अगर नहीं दिखाओगे तो हम पेपर बंद करवा देंगे, बायकॉट कर देंगे? नहीं, ये स्वाभाविक थोड़ा सा गुस्सा तो है ही है, निश्चित रूप से गुस्सा है। और हमको लगता है कि उनका जायज़ भी है, क्योंकि हम जिस पैसे को अपने पेपर खरीद के लाते हैं, अपनी खबरें पढ़ना चाहते हैं, अपनी खबरें देखना चाहते हैं, और उसको नहीं दिखाए, तो ये स्वस्फूर्त गुस्सा है। इसमें कोई संगठन का या किसी का कोई निर्देश नहीं है, वो स्वप्रेरित है। और हमको लगता है जो स्वप्रेरित होता है वो ज़्यादा खतरनाक गुस्सा होता है। अच्छा, सरकार नहीं सुन रही है इतनी लाखों की भीड़ के बाद। क्या लगता है आपको, विपक्ष गंभीर है इस मुद्दे को लेकर या उथली उथली बात ही कर रहा है? देखिए, सत्ता पक्ष तो मैं कहना चाहूँगा, जो इस समय वर्तमान सरकार है, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, निश्चित रूप से कर्मचारी विरोधी, शिक्षक विरोधी है। उसकी मानसिकता जैसे लगता है कि ये कर्मचारी क्या, जबकि सारी योजनाएं सरकार की धरातल पर उतारने काम कौन करता है? शिक्षक कर्मचारी करता है। जितनी भी सरकार की योजनाएं, हम शिक्षक कर्मचारी सरकार के आँख नाक कान हैं। उसको इस तरह का विरोध हमको लगता है ठीक नहीं है। दूसरा, जो विपक्ष की बात आपने कहा, शायद विपक्ष इस मुद्दे की गहराई को उतना नहीं समझ पा रहा जितनी इस मुद्दे की गहराई समझना चाहिए। ये मुद्दा ऐसा है कि इस देश में पहली बार पूरा हिंदुस्तान एक हुआ है। हम सब इतिहास के विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग किताबों में पढ़े थे कि हिंदुस्तान एक है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक है। इस मुद्दे ने करके दिखाया, और रामलीला में उस दिन पूरा हिंदुस्तान दिखाई पड़ा था। इस बात को समझना पड़ेगा। और हमको लगता है राजनीतिक दल संख्या को जोड़ने लगते हैं कि जो पब्लिक की जनसंख्या है उसमें कर्मचारी कितना है। मैं फिर कहना चाहूँ, सत्ता हो चाहे विपक्ष, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि आप संख्या बने जाइए। ये वर्ग जो शिक्षक कर्मचारी, ये बहुत कुछ बदलता है, बहुत कुछ माहौल बनाता है, बहुत कुछ भूमिका तय करता है, चाहे चुनाव हो, चाहे समाज में किसी विषय को लेकर जनमत संग्रह कराना हो। ये बहुत बड़ा, संख्या कम हो सकती है लेकिन निर्णायक है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि सरकारों के मन में गलतफहमी है कि चुनाव जब नजदीक आएगा तो ये कर्मचारी जो वर्ग है वो फिर जाति बन जाएगा और अपनी अपनी जाति को देख करके वोट करने लगेगा?
नहीं, ये पहले था, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, इस पुरानी पेंशन ने उस जाति धर्म भाषा को तोड़ दिया है। और मुझे खुशी है इस बात को कि मेरी अपील को लोगों ने स्वीकार किया और पुरानी पेंशन निजीकरण के विषय पर लोगों ने जात धर्म से ऊपर जाकर वोट किया है, और ये बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं इस देश में मुद्दों की राजनीति हो। मुद्दा क्या है? सामाजिक सुरक्षा, जो पुरानी पेंशन। मुद्दा क्या है? रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा, ये मुद्दे हैं। और पहली बार पढ़ा लिखा वर्ग मुद्दों पर आना शुरू किया है। मैं आपको बड़ी बारीक बात बता रहा हूँ, जो वैचारिक रूप से कहीं और जुड़े हैं, वैचारिक रूप से किसी और के साथ में हैं, लेकिन इस मुद्दे पर वो भी कहते हैं हम विजय बंधु के साथ हैं, और जो दिशा निर्देश वो करेगा और उसका परिणाम है, चाहे उत्तर प्रदेश का आप पोस्टल बैलेट देखें, चाहे झारखंड का मेरा परिणाम देखें, चाहे अभी हिमाचल में, कर्नाटका में कर्मचारी बन गया, परिणाम आ गया, जात धर्म भूल गया हो। और ये बात मतलब राजनेताओं को समझना चाहिए कि अब मामला उल्टा हो रहा है। अच्छा, अभी कुछ दिन पूर्व खबर आई थी कि जुडिशरी से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि हमारी पेंशन होगी, पॉलिटिशियन अपनी पेंशन कर लेते हैं। मैंने उस दिन देखा मंच पर आप दहाड़ रहे थे कि अर्धसैनिक बलों की भी पेंशन होनी चाहिए। क्यों लगता है कि ये लोग अपनी पेंशन कर लेते हैं और कर्मचारियों को नहीं देना चाह रहे हैं? देखिए, बड़ी मज़ेदार बात है। हमारी लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका ले रही है, न्यायपालिका भी ले रही है, सिर्फ कार्यपालिका, उसी को क्यों बाहर किया गया है? और आर्थिक बोझ की बार बार बात की जाती है। हम कहते हैं दोनों वर्ग, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तब वो आर्थिक भार नहीं है। जो कार्यपालिका है, जो कर्मचारी वर्ग है, उसके लिए आर्थिक भार क्यों कहा जाता है बार बार? दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण आपने पूछा कि अर्धसैनिक बल, मैं बड़ी जिम्मेदारी साथ पूछना चाहता हूँ कि इस देश का अर्धसैनिक बल, जो किसान, गरीब, मजदूर, ऐसे गांव से पीड़ित हैं, एक सपना लेके जाता है सेना में कि हम देश की सेवा करेंगे। हाँ, उसके साथ क्योंकि लोअर क्लास, मिडिल क्लास का होता है, उसके साथ एक सपना सरकारी नौकरी का भी हो, वो भी पूरा होता है और देश की सेवा का पूरा होता है। और ऐसे ऐसे हालातों में वो लोग रहते हैं। सेना को पेंशन दी जाती है, मैं उसे खुशी है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन क्या अर्धसैनिक बल वैसा काम नहीं करता? ये तो बाहर भी करता है और अंदर भी करता है। तो हमारे पास रोज़ 2-4 फ़ोन आते हैं अर्धसैनिक बलों के, सर मैं असम के बॉर्डर पर नियुक्त हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं कश्मीर बॉर्डर पर हूँ और बड़ी किल्लत में है। मैं बताना चाहता हूँ, 0 टेम्परेचर होता है, कभी विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, मौसम विपरीत होता है, व्यवस्थाएँ विपरीत होती हैं, फिर भी जज्बा उसके अंदर होता है कि हम देश की सेवा करेंगे। अगर वो देश का सेवा जो कर रहा है अर्धसैनिक बल, उसको पेंशन न दी जाए और राजनेता ऐसे में बैठकर 4-4 पेंशन ले, ये कौन सा राष्ट्रवाद है? मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, देश का अर्धसैनिक बल पेंशन नहीं पाए और नेता पेंशन लिए, कौन से राष्ट्रवादी है? ये सवाल मैंने मन से भी उठाया था और मैं हर जगह उठाता हूँ। और ये सवाल पूरे हम ये अकेले नहीं, अब देश की जनता पूछती है। गांव में चलता हुआ, मेड़ पे, खेत पे चलता हुआ किसान कह रहा है कि अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं मिली, नेता को पेंशन मिला। ये बात पूरी तरह से देश के कोने कोने पहुँच रही है और वाजिब भी है। हम तो कहते 2 दिन बाद मुझे दीजिए, लेकिन देश के अर्धसैनिक बलों को तत्काल पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि नेशनल जनमत के दर्शक समझ जाएं कि जो इस समय पेंशन स्कीम बनाई है सरकार ने, उसमें आपको क्या खतरा नजर आता है और पुरानी पेंशन की मांग क्यों? देखिए, जो नई पेंशन व्यवस्था बनाई गई, एनपीएस बनाई गई, वो पेंशन व्यवस्था है नहीं, वो दरअसल एक स्कीम है और स्कीम कभी चालू हो सकती, कभी बंद हो सकती। जो ओपीएस है, पुरानी पेंशन व्यवस्था, वो वास्तव में सामाजिक सुरक्षा है और ये कोई आज की नई मांग नहीं है कि हम अचानक आए और हम कहने लगे। ये ऑलरेडी पेंशन पहले से दी जा रही थी। मुगलों के ज़माने में पेंशन दी जाती रही, अंग्रेज़ों के ज़माने में पेंशन दी जाती रही। तो आज़ाद भारत में जब हमारे पास आज़ादी आई तो हमारे पास खाने को राशन नहीं थे, फिर भी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दी जाती रही, कोई नई बात नहीं। अब जब हम आज़ाद हुए और हमारे बोर्ड से सरकारें बनी और 2090 के बाद इस पर चर्चा शुरू हुई, 2090 के बाद इस पर चर्चा हुई कि पेंशन जैसी व्यवस्था को बंद किया जाए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कैसे, किसकी गुमराह से, किसकी वजह से इन्होंने व्यवस्था लागू किया। और जबकि लागू किया गया तो उनका बयान था, उस समय लोकसभा सदस्य लखनऊ से थे, वो लखनऊ आए तो तमाम सारे लोगों ने उनसे पूछा कि भाई कर्मचारियों पेंशन बंद कर दी गई, तो अटल जी का यह जवाब था कि पेंशन की राष्ट्र, तो लोगों ने कहा कि राष्ट्र। लेकिन इसके आगे एक सवाल शायद भूल गए लोग पूछना भी और उनको उत्तर देना कि क्या राष्ट्र हित कर्मचारी ही निभाएगा, नेता नहीं निभाएगा? इसका मतलब नेता राष्ट्रवादी नहीं है, नेता राष्ट्र हित में नहीं रखता है, कर्मचारी राष्ट्र हित में। अगर राष्ट्र हित है तो सबसे, और मैं कहता हूँ नेताओं से ज़्यादा वो हमारा चौराहे पर खड़ा हुआ ट्रैफिक पुलिस,
वो भी उतना राष्ट्रवादी है। वो अर्धसैनिक बल हमारे जो अभाव में है वो भी उतना उससे कई गुना राष्ट्रवादी है। वो प्राइमरी का मास्टर जो अभाव में बिजली और रास्ते नहीं वहाँ भी पढ़ाने जाता है वो भी राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवाद की परिभाषा गलत न पढ़ाई जाए। तो मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूँ कि पुरानी पेंशन ही पेंशन व्यवस्था है। और मैं आपकी जानकारी बताऊं, जो इस तरह का समाज बन रहा है, जो एकाकी परिवार की प्रवृत्ति आ रही, सामाजिक बदल ला रहा है, कोई माँ बाप की तरफ देख नहीं पा रहा, उस दौर में तो इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। और मैं तो कहता हूं ये सरकार जो वर्तमान है, एक दिन एक मीडिया चैनल से बात है, मैं उसको उठाना चाहता हूँ। ये सरकार जो चाहती है कि बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, धर्म को चीज़ें बढ़ाना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि OPS आएगी तो धर्म और चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि जब जेब में पैसे होंगे तब हम फूल लेंगे, अगरबत्ती लेंगे, प्रसाद लेंगे और चढ़ाएंगे। हम तो कहते हैं अगर धर्म चलाना तो OPS पहले लागू करिए। हाँ, ये बात तो सही है कि धार्मिक पर्यटन है, जब बुजुर्गों से चलता है, जब पैसे नहीं होगा तो पर्यटन कैसे हो जाएगा। अच्छा, एक शिक्षक कर्मचारी आपने शब्द जो दिया, अटेवा में मैक्सिमम यही लोग हैं। सामान्य तौर पर माना जाता था कि जो शिक्षक है प्राइमरी का खास तौर से, वो बड़ा कंजूस होता है, पैसा खर्च नहीं करना चाहता। अपने पैसे से बसों में पैसा लगा करके, ट्रेन में पैसा लगा करके, फ्लाइट में पैसा लगा करके दिल्ली तक पहुंच गए। ये कैसे आपने तैयार कर लिए शिक्षक? देखिए ये बात मैं आपको इसलिए बताऊं कि जब ये NPS को लोग जानते नहीं थे, बस उनको ये पता था कि पुरानी बंद हो गई, नई चालू हो गई, नई में है क्या नहीं पता था। आज लोगों के सामने उदाहरण आ रहे हैं, 800 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, 2200 रुपये मिल रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है तो भाई मेरे साथ बहुत चीटिंग हुई। विजय बंधु ने एक काम किया, लोगों को बता दिया कि ये हकीकत है, ये NPS की हकीकत है। पहले तो लोगों को ये बताया कि करोड़ मिलेंगे, करोड़ मिले, अब तो रोज हकीकत रोज आ रहे। अब इस बरेली की एक घटना आई, 1660 रुपये आया। 1660 रुपये में बिजली का बिल नहीं जमा कर पाएगा, और जिस तरह सिलेंडर का दाम बढ़ा, सिलेंडर नहीं भरा पाएगा। और उस बुढ़ापे के दौर में दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत है, स्वास्थ्य ज़्यादा होता। 1600 रुपये में एक बार डॉक्टर अगर जांच लिख देगा तो 1660 रुपये में जांच नहीं करा पाएगा। लोगों के सामने हमने हकीकत लाई NPS की, तो लोगों की ये बात सुन के गुस्सा आई कि यार तो मेरे साथ बहुत बड़ा छलावा हो गया। और जब लोगों को अपना मुद्दा समझ में आ जाए, लोगों को अपना समझ जाए कि यार संगठन अच्छे लड़ रहा है, नेतृत्व अच्छे लड़ रहा है, और लोगों को समझ में आए ये मेरे साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ, लोग तैयार हो गए। और तैयार हो गए। आज पूरे देश के अंदर इतना बड़ा जनमत संग्रह नहीं है। एक जानकारी और मैं बताऊं, इस देश में आज की डेट में अगर कोई आंदोलन चल रहा है पूरे देशव्यापी, तो सिर्फ पेंशन आंदोलन, और कोई आंदोलन नहीं चल रहा है। वो शायद सरकार की तानाशाही से, वो सरकार की गलत नीतियों से, जैसे भी हो, लेकिन पेंशन आंदोलन कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहा है। मोदी सरकार अगर नहीं लागू करती है 2024 से पहले, जो मूड नज़र नहीं आ रहा, तो फिर कर्मचारियों का क्या रुख होगा? जो बहाल नहीं करेगा उसे हम बाहर करेंगे। अच्छा, ऐसे दौर में जब तानाशाही का भी दौर है, धार्मिक पाखंड का भी दौर है, लोग कहते हैं कि कोई मुद्दा चल नहीं सकता, केवल धर्म के नाम पर लोग एकजुट होते हैं। आपने न सिर्फ मुद्दा चला दिया, उस मुद्दों के नाम पर लोगों को एकजुट भी करा दिया। क्या ये विपक्ष के लिए भी नसीहत नहीं है? देखिए मैं बताऊं आपको, जब मैं इस आंदोलन को एक मुद्दे पर लेकर चला तो तमाम बड़े बड़े शिक्षक कर्मचारी नेता कहते अरे क्या यार तुम, एक मुद्दे पर कोई लड़ाई होती, कोई आंदोलन चलता है, कोई संगठन चलता है। मुझे फ़ख्र है अपने लोगों पर, अपने संगठन, अपने पदाधिकारियों पर, अपने साथियों पर। पूरी दुनिया में, भारत की पूरी दुनिया में किसी एक मुद्दे पर 10 साल आंदोलन, एक मुद्दे पर 10 साल पूरी दुनिया का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। नहीं, और मजे की बात, आंदोलन ही चला है, बढ़ते क्रम में चला है। हम सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। एक राज्य था जहां पर पश्चिम बंगाल था, जहां आज भी पुरानी पेंशन IGT चल रही थी। उसके बाद 4 राज्यों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल, 4 राज्यों में हमने सफलता पाई इसी एक मुद्दे पर। तो ये अद्भुत बात तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। बस लोगों को ईमानदार नेतृत्व दिखा, संगठन में हमने बिना पार्शलिटी के सारे लोगों को मौका दिया। जो जिस काम के लायक था मैंने उसको सपोर्ट किया, उसको समर्थन दिया। और आज पूरी देश के अंदर, आप नाम ले लीजिए TYNM OPS, मतलब वो पुरानी पेंशन, नाम ले लीजिए कि भाई पुरानी पेंशन लड़ाई कौन रहा है। मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊं, अभी इसी रैली में आप समझते हैं बड़ी मुसीबत बनी झेला। रामलीला पानी ग्राउंड भरा था, बिजली 3 बार काट दी गई, प्रशासन हमको 3-4 दिन बहुत उलझन में पड़ा रखा। लेकिन आपको जानकारी दी, इस आंदोलन ने बड़ी ताकत भी दी, हिम्मत दी। एक जगह पर, एक चौराहे पर कुछ साथियों को, पुलिस के साथी कुछ थे, वो रोक रहे थे कि भाई उधर भीड़ हो गई, मत जाइए, और मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, पर सख्ती में, बड़े लहजे में। वहीं पर अर्धसैनिक बल खड़ा था, उसने कहा जाने दीजिए, ये मेरी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अद्भुत आंदोलन है, हर आदमी सपोर्ट में कर रहा। हो सकता है कुछ मजबूरियां होती, सामने नहीं आ पाता, लेकिन ये आंदोलन 110% हम जीतेंगे।
अच्छी बात है कि सत्तारूढ़ जितनी जल्दी बात समझ जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा सत्तारूढ़ दल के जो वैचारिक रूप से उनके साथ जुड़े हैं, मैं संकेत दे रहा हूं कि इस मुद्दे पर वो इस आंदोलन और इस संगठन के साथ हैं 100%। धमकी और लालच दोनों मिलते होंगे? वो तो चलता है, आंदोलन में चलता रहता है, रोज आता रहता है, रोज चीज़ें होती रहती है। लेकिन मैं क्लियर कट हूँ कि मेरे पिता किसान हैं, किसान घर से आया हूँ। मेरे पिताजी कहते हैं कि बेटा पीछे नहीं आना, लाखों लोगों की तुम उम्मीद हो, अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो गेहूँ चावल घर से भेजूँगा खाना, लेकिन उम्मीदों को तोड़ना नहीं। और मैं बेबाकी से, बुलंदी से, जितनी मेरी क्षमता उससे ज़्यादा मैं लड़ रहा हूँ, कर रहा हूँ। और मैं सबसे अपील भी करना चाहता हूँ आपके माध्यम से देश के तमाम उन शिक्षकों कर्मचारियों से कि इसमें हमारा साथ दें। इवन देन जो कर्मचारी नहीं हैं, जो नौजवान हैं, उनकी नौकरियां खत्म हो रही। 18,000 किलोमीटर की यात्रा मैंने जून के महीने में 1 जून से गांधी जी के चंपारण से बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूरे देश की यात्रा 18,000 किलोमीटर तय किए थे। उसका क्या था? एनपीएस निजीकरण, भारत छोड़ो। निजीकरण एक ऐसा विषय है जहां एनपीएस से हमारा भविष्य खराब हो रहा है, वही निजीकरण से नौजवानों का वर्तमान खराब हो रहा है। और मैं कहता हूं नौजवानों को भी इसमें आना चाहिए क्योंकि उनकी नौकरियों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अगर नौकरियां रहेंगी, संस्थान रहेंगे, सरकारी संस्थान रहेंगे तो उनको भविष्य बनेगा। इसलिए इसमें सबकी जरूरत है। एक लास्ट बात इसमें मैं जरूर कहूँगा, किसान, बहुत सारे लोग कहते हैं किसानों की क्या जरूरत है। अरे भाई किसान का बेटा हूँ, अगर बेटा चिंतित हो कि पिता क्यों नहीं आएगा? ये किसान की भी लड़ाई है, मजदूर की भी लड़ाई है, उन लोगों का जो गांव में ऐसे हालात में रहते हैं जिनके माँ बाप, मुझे याद है जौनपुर, मुझे याद है बलिया, मुझे याद है गाजीपुर, मुझे याद है आजमगढ़, उन तमाम घरों के बच्चे इलाहाबाद आते हैं, एक छोटे से कमरे में लेकर के एक ख्वाब पाल के आते हैं। उनके घर से गेहूँ चावल से उनकी फीस दी जाती है, उनकी किताबें, उनके कंपटीशन फॉर्म देते हैं। ये उनकी भी लड़ाई है, उनको भी सहयोग करना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी को क्या ये बात चुभ रही थी कि एक निचला तबका सर्विस में आकर के उठ रहा था, तो क्या उनके मन में चुभ रही थी, इस वजह से पेंशन रोक दी गई? देखिए, मैं अगर नौकरी पेशा की बात करूं तो मैं उसमें एक बात जरूर कहूंगा कि लोअर मिडिल क्लास के लोग आते हैं, उनका ख्वाब होता है, वो किसी वर्ग से, धर्म से हो, जात से हो, उनका एक ख्वाब होता है सरकारी नौकरी। लोअर मिडिल क्लास के लिए एक सपना होता है। हम सब जिस वर्ग से आते हैं, मतलब पढ़ाई का मतलब होता है कि सरकारी जॉब, और सरकारी जॉब मतलब सामाजिक सुरक्षा। और उस वर्ग को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि इस व्यवस्था को, सामाजिक सुरक्षा, पुरानी पेंशन, जो नौकरी हो, खत्म कर दो। मैं तो निजीकरण के लिए से कहता हूं, इसको जात धर्म के बजाय अगले चश्मे से देखें। निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का ये षड्यंत्र है निजीकरण, इस बात को समझना पड़ेगा। आने वाले टाइम में भारत का ये अभिशाप होगा निजीकरण। कहते हैं कि दान पात्र अगर पवित्र है तो धन तो छोड़िए, जान देने वालों की भी कमी नहीं है। मैं जब से विजय बंधु जी को जानता हूं, न सिर्फ दान पात्र पवित्र है, बल्कि कहीं भी बायस नजर नहीं आते हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, अपने मुद्दे को लेकर के अडिग हैं। इसलिए उन्होंने कर्मचारियों को एक वर्ग बना दिया है जो जातियों में बटा हुआ था। दिल्ली में जो जनसैलाब उमड़ा था वो उसी वर्ग की परिणति थी। जितनी जल्दी सरकारों को यह बात समझ में आ जाए उतना बेहतर है, वरना धमकी तो दे ही दी है कि लुटिया डुबो देंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।